संभावना से नाद बनता है, नाद से नाद रचनाएं बनती हैं और नाद रचनाओं में एक विशेष नाद रचना पाई जाती है जिसको हम स्मृति कहते हैं। स्मृति एक अर्धस्थायी नाद रचना है, अर्थात काफी देर तक स्थायी रहने की उसमें योग्यता है। और एक और विशेषता है उसकी कि अन्य नाद रचनाओं का रूप ले सकती है, अर्थात एक नाद रचना दूसरी पर छप सकती है, वो दूसरी स्मृति कहलाएगी। ये संभव है अनुनाद द्वारा। जैसे एक ही कमरे में यदि दो वीणाएं रखी हों और एक वीणा का तार छेड़ा जाए तो दूसरी वीणा का भी ठीक वही तार बजता है। एक वीणा का कंपन हवा से होते हुए दूसरी वीणा तक पहुंचता है और ठीक वही तार बजाता है। इस घटना का नाम है अनुनाद। यदि स्मृति पर पहले से ही एक नाद छपा हुआ है तो यदि किसी नाद की मात्रा उससे अधिक होगी तो स्मृति उसे ग्रहण कर लेगी। इसे कहते हैं प्रवर्तन, अर्थात जो बलशाली नाद रचना है वो अधिक गहरी छाप छोड़ती है स्मृति पर। ये स्थायी कैसे रह पाती है? स्थायी तो रह नहीं पाती, कभी न कभी तो मिटती ही है। किंतु इस नाद रचना में विशेष प्रक्रियाएं चलती हैं जो कि इस नाद रचना को बनाए रखती है। जैसे प्रतिकृति बन जाने पर यदि वो नाद रचना मिट भी जाए स्मृति से तो प्रतिकृति बची है और वो नाद वहाँ छप जाता है फिर से। इस प्रकार वो स्थायित्व का भ्रम प्रदान करती है स्मृति। एक और विशेषता है स्मृति की नाद रचना की कि अनुनाद के द्वारा जो भी वहाँ छपा है उसको वापस नाद में बदला जा सकता है और इंद्रियों आदि के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, बार बार किया जा सकता है। वही स्मृति बार बार नाद रूप में प्रकट हो सकती है। इसे हम कहते हैं स्मरण। तो स्मृति में जो संचित है उसका स्मरण उस संचित नाद रचना की प्रतिकृति बनाकर इंद्रियों तक भेजना मात्र है, ये स्मरण है। और ये कई बार संभव है, उसकी पुनरावृत्ति संभव है। स्मरण से जो पहले से वहाँ नाद रचना संचित है उसका नाश नहीं होता। हमने कहा कि नाद रचनाएं स्मृति पर छप जाती हैं, लेकिन इसका सही शब्द है संचय। संचय अर्थात जमा करना, और ये संचय ही स्थायित्व का भ्रम प्रदान करता है। और इसके बिना जीवन संभव नहीं है, जो कि सभी जान सकते हैं कि उनकी स्मृति चली जाए तो जीवन संभव नहीं है। ये संचय बंद हो जाए तो मृत्यु निश्चित है। तो इस जीव का आधार ही स्मृति है और स्मृति में चल रही प्रक्रियाएं हैं, स्मरण, संचय आदि। जब स्मृति में अर्थपूर्ण नाद रचनाएं संचित हो जाती हैं जो कि अर्थपूर्ण कर्म करवा सकती है, ऐसे संचय को हम संस्कार कहते हैं। स्मृति में संचित संस्कार कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्म में परिवर्तित होते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि यदि स्मृति ना रहे तो कर्म भी संभव नहीं है। एक और विशेषता है स्मृति की, यदि स्मृति नहीं होगी तो अनुभव भी नहीं होगा। जो भी अनुभव हो रहा है उस स्मृति का ही अनुभव हो रहा है। यदि स्मृति निकाल दी जाए तो बुद्धि बता नहीं पाएगी कि क्या देखा गया है, क्या सुना गया है। इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएंगी। जैसे आप यदि हाथी को देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें उसकी सूंड को देखेंगी, थोड़ी देर के लिए कान देखेंगी, थोड़ी देर के लिए सिर और आंखें, थोड़ी देर के लिए पूंछ, शरीर और पैर। और ये छोटे छोटे चित्र स्मृति में संचित होते जाते हैं और अनुभव इस पूर्णता का होता है। ये बात सभी ने अप्रोक्ष अनुभव के द्वारा जांची होगी कि एक बहुत बड़ी संख्या है 10 से 12 अंकों की, और आपको लिखने को कहा जाए जैसे पासवर्ड आदि में, तो आपको 2-3 बार देखना पड़ता है कि वो संख्या क्या है, एक अंक के बाद दूसरा कौन सा अंक आता है। क्योंकि जब तक आप तीसरे या चौथे अंक पर पहुंचते हैं पहले या दूसरा भूल जाते हैं क्या देखा था। तो जिनका स्मरण अच्छा नहीं है उनको बार बार देखना पड़ता है कि अंक है क्या। क्योंकि यदि स्मृति ना हो तो वो पूर्ण घटना, पूर्ण वस्तु का ज्ञान नहीं होगा और वो अनुभव अर्थहीन हो जाएगा, अर्थात कोई अनुभव होगा नहीं। और यदि अनुभव नहीं है तो अनुभव करता भी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि अनुभव करता भी होता है। अब आपको स्मृति का महत्व समझ में आ गया होगा। एक और विशेष बात है स्मृति में कि यहाँ केवल नाद रचनाएं आकर छप नहीं जाती, संचित नहीं हो जाती अस्त व्यस्त तरीके से, वहाँ स्वयं संगठित होती है, व्यवस्था होती है नाद रचनाओं की स्मृति में। इधर उधर बिखरी नहीं होती वो रचनाएं। जैसे हाथी के उदाहरण पर चलें तो आप
कि स्मृति बताएगी कि सूंड सिर से संबंधित है, कान भी सिर से संबंधित है, पैर शरीर से संबंधित है। ऐसे वो पूरी रचना, पूरी वस्तु संगठित होती है, अर्थात सिर और कान का संबंध बना दिया गया है अपने आप स्मृति में। तो मान लीजिए सिर की नाद रचना और कान की नाद रचना में संपर्क है, केवल पड़ी हुई नहीं है। तो सिर का स्मरण होते ही कान का स्मरण आ जाता है, और कान का स्मरण होते ही सिर का आ जाता है, और दोनों का स्मरण होते ही सूंड का स्मरण होता है। और फिर उस जीव का नाम, उस जानवर का नाम, वो कहाँ मिलता है, क्या खाता है, आदि सारी जानकारी स्मरण में आ जाती है, अनुभव में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उन सभी नाद रचनाओं का जो संग्रहित हैं उनमें आपसी संपर्क बन गया है। ध्यान दीजिए, ज्ञान की यही परिभाषा है कि स्मृति में अनुभवों का व्यवस्थापन, आपस में संबंध जोड़ना। यदि ये ना हो तो ज्ञान नहीं होगा। वो क्या देखा जा रहा है उसके बारे में कुछ भी बताना संभव नहीं होगा। जैसे आप एक लंबी संख्या भूल जाते हैं, वैसे वो हाथी के विभिन्न भाग शरीर के भूल जाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे वो क्या है, क्या देखा गया है। ज्ञान नहीं होगा। आपका सारा जीवन स्मृति है, आप है या नहीं ये स्मृति बताती है। क्या खाना है, क्या पीना है, चलना कैसे है, बोलना कैसे, सब स्मृति में संग्रहित है। संपूर्ण ज्ञान स्मृति में है। अब इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है स्मृति। इस संपर्क को हम सेतु कहते हैं। न केवल छोटी छोटी नाद रचनाओं के बीच में, बल्कि संपूर्ण घटनाओं के बीच में संपर्क बना होता है। जैसे आपके जन्मदिन में और पिछली बार जन्मदिन में क्या हुआ था, कहाँ गए थे, क्या खाया था, कौन आया था, क्या उपहार मिले थे, ये दोनों घटनाएं स्मृति पुल से जुड़ी हैं। इसे हम स्मृति सेतु कहते हैं, स्मृति पुल कहते हैं। और इसका महत्व तब देखने में आता है जब दो अवस्थाओं की स्मृतियां जुड़ जाती हैं। जैसे आपकी बचपन की स्मृतियां यौवन की स्मृतियों से जुड़ी है। आप जानते कि आप भी बच्चे थे, वही था मैं, आप कहेंगे, जबकि शरीर की अवस्था बदल चुकी है। इसी प्रकार मानसिक अवस्था बदलने पर भी स्मृति का सेतु बहुत काम आता है। जैसे आज की स्मृतियां संग्रहित हैं और आप सो जाते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाती स्मृति, लेकिन अगले दिन फिर से वो याद आ जाता है कल क्या किया था। और ये भी आपको याद रहता है कि मैं वही हूँ जो कल सोया था। जबकि अवस्था बदल गई है, जागृति से नींद, नींद से जागृति हो गई है। फिर भी दोनों अवस्थाओं के बीच, दोनों जागृतियों के बीच में सेतु स्मृति ने बना दिया है। इस तरह से स्मृति जीवन को निरंतरता देती है, और यदि ये ना हो तो जीवन संभव नहीं है। ये जो स्मृति जो जीवन को संभव बनाती है उसे हम कहते हैं जीव स्मृति। जो जागृत अवस्था में जीव उपयोग कर रहा है वो है जीव स्मृति। किंतु ना केवल जीव की स्मृति और जीव नाद रचनाओं का संग्रह मात्र है, सभी वस्तुएं नाद रचनाओं का ही संग्रह मात्र है, और वहाँ पर भी स्मृति पाई जाती है जो वैश्विक है। इसे हम नाम देते हैं विश्व स्मृति। यदि सभी स्मृतियों को जोड़ दिया जाए आपस में तो हो जाएगी विश्व स्मृति। क्योंकि स्मृतियों के बीच में कोई दीवारें नहीं है, कोई अंतराल नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई खाई नहीं है, क्योंकि पराभौतिक परमांसिक है। सारी वस्तुएं विश्व स्मृति में पाई जाती हैं। जीव उन वस्तुओं के अनुभव जीव स्मृति में संचित करता रहता है, प्रतिकृति बनाता रहता है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि इसका कोई स्थान नहीं है, न कोई समय है। ये इसलिए क्योंकि स्मृति पराभौतिक परमांसिक है। वो इसलिए क्योंकि नाद रचनाएं पराभौतिक परमांसिक है और नाद भी पराभौतिक परमांसिक है। जब तक स्मृति में नहीं छपता नाद, तब तक ना उसे भौतिक कह सकते हैं, न मानसिक। तो इस प्रकार स्मृति भौतिक और मानसिक अनुभवों का आधार है, उसके बिना कोई अनुभव नहीं होगा। एक और विशेषता होती है स्मृति में कि स्मृति स्वयं को बनाए रखती है, स्थायी रखने का प्रयत्न करती है, उसमें प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसलिए उसमें एक जड़त्व होता है। जल्दी बदलना नहीं चाहती, वो दूसरी नाद रचनाओं से जल्दी प्रभावित नहीं होना चाहती। इसे हम कहते हैं अवरोध। जड़त्व हिलती नहीं जल्दी, क्योंकि उसे बनाए रखने का प्रबंध किया गया है। किंतु स्मृति केवल संभावना मात्र है जो प्रकट है और स्थायी प्रतीत होती है नहीं। और क्योंकि वो पराभौतिक परमांसिक है, इसलिए उस सीमाएं नहीं है। उसकी सीमाएं वस्तुओं की होती है, विचारों की होती है, आदि आदि। स्मृति की कोई सीमा नहीं है, अनंत है स्मृति। इसलिए विश्व स्मृति अनंत है। इसे ऐसे जान सकते हैं कि स्मृति में कितना नाद संचित हो सकता है। तो क्योंकि नाद संभावना मात्र है, तो कितनी भी संभावना हो सकती है, और जब आवश्यकता होती नई स्मृति बन जाती है। अनंत संग्रह संभव है, इसलिए अनंत सृजन है,
अनंत सृष्टि है। कुछ स्मृतियां जल्दी दूसरी नाद रचनाओं द्वारा परिवर्तित कर दी जाती है। यदि कोई बलशाली शक्तिशाली नाद रचना आ जाए तो वो पुरानी नाद रचना के ऊपर लिख दिया जाता है। किंतु कुछ स्मृतियां बहुत बलशाली होती हैं, वो नहीं मिटाई जा सकती। और ऐसी स्मृतियां जीव को चलाती हैं। ऐसी स्मृतियां जीव के जन्म का कारण है। यदि जड़त्व अवरोध नहीं होता तो जीव का जीवन ही संभव नहीं होता, उसका तो जन्म ही संभव नहीं होता। और ऐसी ही स्मृतियां 2 जन्मों के बीच सेतु बनाती हैं, अर्थात बहुत लंबे समय तक स्थायित्व हो सकता है स्मृति में, इतने लंबे समय तक कि हमारी कल्पना के बाहर है। ऐसा क्यों? क्योंकि समय भी माया है, स्मृति ही समय गढ़ती है। ध्यान दीजिए, समय परिवर्तन का माप है और परिवर्तन 2 स्मृतियों में तुलना है। तो स्मृति ही समय का कारण है, स्मृति स्थान का कारण है। स्मृति का न स्थान है न समय है, समयहीन है। ठीक ऐसे ही वैसे ही जैसे अनुभव है। और इसलिए कहा जा सकता है कि क्योंकि स्मृति अनंत है, अनंत संभावना है, तो सभी तरह की संभावना पहले से ही अंकित है स्मृति में, जिसको आम भाषा में हम कहेंगे कि सब कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि स्मृति स्थानहीन और समयहीन है तो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ लिखा हुआ है। ये वाद विवाद का विषय है, यहाँ पे एक मत होना संभव नहीं है। किंतु हमारा जो माया का प्रतिरूप है इन विवादित विषयों की भी व्याख्या कर देता है। यही स्मृति यदि विशेष कार्य करने लगे तो विशेष तरह की रचनाएं बनाती हैं। और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण रचना है इंद्रियों की, जो एक विशेष प्रकार की स्मृति मात्र है, जो कि बाहरी जगत से नाद ग्रहण करती है। बहुत आसान है जानना।